हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक एमसीक्यूज जो कि आपके बेस्ड होंगे इंश्योरेंस अवेयरनेस के ऊपर, ताकि आपका रिवीजन जो है वो पूरा कंप्लीट हो सके। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंश्योरेंस ओम्बड्समैन विल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इंश्योरेंस की, उसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 9। देखो टोटल 9 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से कि 8 तो होते हैं मेंबर और एक होता है चेयरपर्सन। अब ये चेयरपर्सन कौन होता है? ये चेयरपर्सन होता है दो कंपनी के चेयरपर्सन में से एक। वो कौन सी है? या तो एलआईसी का चेयरपर्सन होगा या तो जिप्सा का चेयरपर्सन होता है। और ये हमेशा रिपीट करते हैं, मतलब कि एक बार अगर एलआईसी का बनेगा चेयरपर्सन, तो अगली बारी जिप्सा का चेयरपर्सन बनेगा इसका चेयरपर्सन। इस टाइम कौन है? जिप्सा का जो चेयरपर्सन है वो कौन है? सुचिता जी, ठीक है। वो है इस वक्त काउंसिल ऑफ इंश्योरेंस की चेयरपर्सन और वो जिप्सा की चेयरपर्सन। तो नेक्स्ट टाइम कौन बनेगा? एलआईसी का जो चेयरपर्सन होगा वो इसका चेयरपर्सन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द रिस्क वेयर द डायरेक्शन ऑफ आउटकम इज नॉट स्पेसिफाइड, इट कुड लीड टू अ कंडीशन ऑफ लॉस, प्रॉफिट और ब्रेक इवन, ठीक है। तो ऐसा कौन सा रिस्क है, ठीक है, ऐसा कौन सा रिस्क है जिसमें जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है और आप सेम सिचुएशन पे भी रह सकते हो, मतलब जहां पे थे वहीं पे रहोगे। तो ऐसा कौन सा रिस्क होता है? आपका ऑप्शन नंबर है स्पेकुलेटिव रिस्क। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या कराया हुआ था हमने, ड्रीम 11, कि आप टीम बनाते हो पैसे लगा के। अगर आपकी टीम अच्छा करेगी तो आपको प्रॉफिट होएगा, अगर आपकी टीम बुरा करेगी तो आपको लॉस होएगा, और आपकी टीम एवरेज करेगी तो जितने पैसे होते हैं उतने मिल जाते हैं वापस। तो आप सेम सिचुएशन में रहते हो, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है आपका? जिसमें जो लॉस हो उसको आप फाइनेंशियली इवेल्युएट कर पाओ, ठीक है। पर्टिकुलर रिस्क क्या होता है? ये बेसिकली इंडिविजुअल के लिए अप्लाई होता है, कि इसमें जो लॉस हो रहा होता है वो इंडिविजुअल को होता है या 2 से 3 लोगों को होता है। फंडामेंटल रिस्क क्या होता है? जिसमें लार्जर पॉपुलेशन को लॉस होता है। और नॉन फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? जिसमें जो लॉस है उसको आप फाइनेंशियली कैलकुलेट ना कर पाओ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 2 कंप्यूटर लिए, ठीक है। मैंने क्या मतलब, समझ लो एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। इसने कंप्यूटर लिया, इसमें था i3 प्रोसेसर, और इसने जो कंप्यूटर लिया इसमें था i5 प्रोसेसर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है प्रोसेसिंग स्पीड इसकी ज्यादा होगी। तो देखो जो ए पर्सन है इसको लॉस हो रहा है किसका? प्रोसेसिंग स्पीड का। पर क्या इस प्रोसेसिंग स्पीड को आप वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते ना। तो ये कौन सा लॉस होगा? ये कौन सा रिस्क होगा? नॉन फाइनेंशियल रिस्क होगा, ठीक है। जिसमें आप जो लॉस होता है उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये था टाइप ऑफ रिस्क। बढ़ते आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इंश्योरेंस ओम्बड्समैन शैल बी अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ। तो जो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन है वो कितने साल के लिए अपॉइंट होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 इयर्स के लिए। और इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के टोटल ऑफिस कितने हैं इंडिया में? तो टोटल है 17 ऑफिस, ठीक है। और इसकी मिनिमम एज कितनी है अपॉइंटमेंट की? 55 ईयर्स। और मैक्सिमम कितनी होती है? 65 ईयर्स। और देखो ये मैक्सिमम ऑफिस कौन सी एज तक अटेन कर सकता है? तो 68 ईयर्स तक। मतलब कि सपोज वो 65 ईयर का है और उसको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, तो वो 3 साल का टेन्योर कंप्लीट करेगा तो उसकी एज कितनी हो जाएगी? 68 ईयर्स, ठीक है। तो मैक्सिमम वो कितने साल की उम्र तक ऑफिस में रह सकता है? 68 ईयर्स तक। पहले 70 ईयर्स होता था ये क्राइटेरिया, इसको चेंज कर दिया, अब 68 ईयर्स है। पर रिक्वायरमेंट क्या है कि वो 55 साल से लेकर 65 साल का होना चाहिए, ठीक है, अगर उसको इंश्योरेंस ओम्बड्समैन बनना है तो। और टेन्योर कितने का होता है? 3 साल का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हजार्ड आर देयर इन टोटल। टोटल कितने टाइप्स के हजार्ड होते हैं आपका? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 टाइप के। कौन कौन से? एक होता है आपका फिजिकल हजार्ड, जिसमें क्या एस्पेक्ट्स काउंट होते हैं कि लोकेशन कैसी है, ठीक है, लोकेशन क्या है, कि पर्पस किस काम के लिए आपके एसेट्स यूज हो रही हैं, वो पर्पस क्या है, तो वो चीज इसमें काउंट होती है। दूसरा होता है आपका मॉरल हजार्ड, जिसमें आपके अंदर ही बेईमानी हो, ठीक है। जैसे कि आपने अपनी कंपनी का इंश्योरेंस कराया फायर का और खुद ही आग लगा दी क्लेम लेने के लिए, तो वो होता है मॉरल हजार्ड। और तीसरा होता है मोराल हजार्ड। इसमें क्या होता है? इसमें बाय मिस्टेक गलती हो जाती है, मतलब कि जैसे कि सपोज हम दिवाली में रॉकेट जलाते हैं, ठीक है। अब रॉकेट किसी के घर की छत पर गिर जाता है, तो इसमें आपने जानबूझ के थोड़ा रॉकेट को उसकी छत पर गिराया, वो रॉकेट खुद जाकर उसकी छत पर गिर गया और उस घर में आग लग जाती है। तो वो होता है मोरल हजार्ड, जिसमें आप जानबूझ के गलती नहीं करते हो, पर कहीं ना कहीं गलती आपकी ही होती है, पर वो आप इंटेंशनली नहीं करते हो, ठीक है। तो 3 टाइप के हजार्ड्स होते हैं, फिजिकल, मॉरल एंड मोरल, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू कैन अप्रोच इंश्योरेंस ओम्बड्समैन इफ योर इंश्योरेंस कंपनी डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू योर कंप्लेंट विद इन डैश डेज। मतलब कि समझ लो आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोई डिस्प्यूट है, तो आपने उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए पहले इंश्योरेंस कंपनी में जाके कंप्लेन कर दी, उस डिस्प्यूट की जो भी मैटर था, ठीक है, उसकी कंप्लेन कर दी इंश्योरेंस कंपनी के पास। अब इंश्योरेंस कंपनी ने आपको अगर 30 दिन तक कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है, 30 डेज तक कोई जवाब नहीं दिया,
तो आप कहां जा सकते हो, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी 30 डेज। अगर 30 दिन तक आपकी कंप्लेन का जवाब नहीं देती है इंश्योरेंस कंपनी, तो आप उस इंश्योरेंस कंपनी की कंप्लेन कहां कर सकते हो, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच रेशियो हेल्प यू टू नो वेदर और नॉट कंपनी हैज एडुकेट फंड्स टू मैनेज इट्स शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अब देखो लाइबिलिटीज क्या होता है इंश्योरेंस कंपनी की, जैसे किसी की डेथ होगी तो डेथ क्लेम देना पड़ेगा, फिर कोई मेच्योर जो पॉलिसी है वो मेच्योर हो जाती है तो मेच्योरिटी अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, कोई अपनी पॉलिसी सरेंडर करके जाता है तो सरेंडर वैल्यू देनी पड़ेगी। तो बहुत सारी लाइबिलिटीज होती है इंश्योरेंस कंपनी की। तो वो कौन सी रेशो है जो दिखाता है कि भाई कंपनी के पास एडुकेट फंड्स है उस लाइबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, सॉल्वेंसी रेशो। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशो से पता चलता है कि एक कंपनी के पास एडुकेट फंड्स है कि नहीं है अपनी लाइबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए। बढ़ते आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल आफ्टर प्रोवाइडिंग कंपनसेशन टू द इंश्योर्ड, इंश्योर्ड कौन होता है आपका, पॉलिसी होल्डर, फॉर सब्जेक्ट मैटर द इंश्योरर गेट्स एवरी राइट अगेंस्ट थर्ड पार्टी। इंश्योरर कौन होता है, इंश्योरेंस कंपनी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो इंश्योर्ड है मतलब जो पॉलिसी होल्डर है उसका क्लेम सेटल कर देती है इंश्योरेंस कंपनी। अब जो थर्ड पार्टी से पैसे लेगा वो कौन लेगा, वो लेगी इंश्योरेंस कंपनी अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। अब ये किस प्रिंसिपल के तहत बात बोली जाती है, ये बोली जाती है आपके प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो मैंने देखो प्रिंसिपल में पूरी एक अलग से वीडियो बनाई है, आप वहां जाके चेक कर सकते हो सारे प्रिंसिपल के बारे में। यहाँ पे मैं सिर्फ एक प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के बारे में बोलना चाहूंगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी बोलता है आपका कि जो भी आपको पैसा मिलेगा वो अकॉर्डिंग टू योर लॉस मिलेगा, मतलब जितना आपको नुकसान होगा उतनी उसकी भरपाई होगी। ठीक है, और दूसरी बात जो ये मेन बोलता है कि आप इंश्योरेंस का यूज करके प्रॉफिट नहीं कमा सकते, मतलब आपको प्रॉफिटेज है, मतलब कि आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे इंश्योरेंस का यूज करके, ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मेथड डज इंश्योरेंस ओम्बड्समैन हैव टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, मतलब कि वही पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के पास डिस्प्यूट होता है तो पॉलिसी होल्डर जाता है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास। तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास कितने तरीके हैं इन दोनों के डिस्प्यूट्स को सेटल करने के, तो टोटल 2 तरीके हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उसके पास इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास सिर्फ 2 तरीके हैं इन दोनों के डिस्प्यूट्स को सेटल करने के, और वो कौन कौन से हैं, एक है आपका अवार्ड मेथड और दूसरा है आपका रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन को क्या बोलते हैं हम, मेडिएशन। इसमें क्या होता है वो दोनों पार्टीज की आपस में बातचीत करा के सुलह करवाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंश्योरेंस ओम्बड्समैन shall finalize its finding and pass an award within a period of dash months of the receipt of all the requirements from the complainant, मतलब कि जिसने कंप्लेन किया उससे सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, उसके बाद इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास कितना टाइम पीरियड होता है अपना फैसला सुनाने के लिए। अवार्ड केस में हमने अभी डिस्कस किया था ना, 2 केस होते हैं, एक होता है अवार्ड और एक होता है हमारा रिकमेंडेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेडिएशन भी बोलते हैं। तो अवार्ड केस में कितना टाइम पीरियड होता है आईओ के पास, तो आईओ के पास होता है 3 मंथ्स का टाइम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और वहीं अगर रिकमेंडेशन की बात करें तो इसमें कितना टाइम पीरियड होता है रिकमेंडेशन या मेडिएशन में, आईओ के पास होता है 1 मंथ टाइम टू सेटल द मैटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंश्योरर शैल कंप्लाई द अवार्ड पास्ड बाय इंश्योरेंस ओम्बड्समैन विद इन द डैश डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द अवार्ड एंड इंटीमेट कंप्लायंस ऑफ द सेम टू द ओम्बड्समैन। मतलब कि अब देखो जब आईओ ने फैसला सुना दिया, ठीक है, इधर क्या था, आईओ ने फैसला सुना दिया, उसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके पास कितना टाइम पीरियड होता है उसको कंप्लाई करने के लिए। ठीक है, कि मतलब जो फैसला सुनाया है उसको पूरा अप्लाई करने के लिए कितना टाइम पीरियड होता है इंश्योरेंस कंपनी के पास। अगर मैं बात कर रहा हूं अवार्ड की, तो अवार्ड के लिए उसके पास होता है 30 डेज। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। पर वहीं अगर मैं बात कर रहा हूं रिकमेंडेशन की, तो उसके पास कितने होते हैं, 15 डेज। ठीक है, 15 डेज होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास वो उस फैसले को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ पॉलिसी होल्डर डाइज विद इन अ ग्रेस पीरियड। तो सबसे पहले समझते हैं ग्रेस पीरियड क्या होता है, तो सबसे पहले समझते हैं ड्यू डेट क्या होता है। तो देखो जैसे सपोज मैंने एक पॉलिसी ले रखी है और उसका मैं प्रीमियम हर साल 1 जनवरी को पे करता हूँ, तो 1 जनवरी क्या होगी मेरी ड्यू डेट, किस चीज की, मेरे प्रीमियम को पे करने की ड्यू डेट। और सपोज अगर बाय चांस किसी कारणवश 1 जनवरी को मेरे पास पैसे नहीं बचे, ठीक है, और मैं ये प्रीमियम पे नहीं कर पाया, तो क्या हुआ, मेरी पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी, नहीं, मेरे को कुछ दिनों की मोहलत दी जाएगी। ठीक है, कुछ टाइम पीरियड दिया जाएगा, सपोज 10 से 15 से 20 दिन, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, उतना टाइम पीरियड दिया जाएगा कि उसके अंदर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भर दो, कोई बात नहीं, हम आप पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं डालेंगे, कोई आपसे पेपर वर्क नहीं कराएंगे, आपको कुछ टाइम दे रहे हैं हम एक्स्ट्रा कि उतने टाइम में आप अपना प्रीमियम भर दीजिए। तो जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेस पीरियड। ठीक है, तो सपोज मेरा ग्रेस पीरियड चालू है, ठीक है, और उसके बीच में मेरी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, पॉलिसी होल्डर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो क्या होगा, क्या उसका क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसने प्रीमियम नहीं भरा था, नहीं,
क्लेम विल बी पेड सब्जेक्टेड टू पॉलिसी कंडीशन, नहीं। क्लेम इज पेएबल आफ्टर डिडक्टिंग द प्रीमियम, जो उसका प्रीमियम ड्यू था, उसका जो प्रीमियम ड्यू था उसके पैसे काट लिए जाएंगे और बाकी क्लेम पे कर दिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन पॉलिसी सेड टू बी लैप्स। ठीक है, तो पॉलिसी लैप्स कब होती है, जब जो हमारे ग्रेस पीरियड दिया था ना हमारे को 10 से 15 दिन का, जैसे 20 दिन का या 30 दिन का, जितने का भी ग्रेस पीरियड दिया था, अगर मैं उसमें भी प्रीमियम पे नहीं करता हूं, तब क्या होगी, मेरी पॉलिसी क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इफ प्रीमियम्स आर नॉट पेड विद इन द ग्रेस पीरियड, तब पॉलिसी क्या हो जाती है, आपकी लैप्स हो जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पर्सन हु असेस द रिस्क ऑफ अ प्रपोजल इज नोन एज। अब देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, अगर सपोज मेरे को कोई पॉलिसी परचेज करनी है तो मैं कहाँ जाऊंगा, इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो वहां पे सबसे पहले वो मेरे से क्या भरवाएंगे, प्रपोजल फॉर्म। अब इस प्रपोजल फॉर्म में मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स और डाटा फिल करके आगे पास करेंगे असेस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन पर्सन होता है, उस पर्सन को क्या बोलते हैं जो इस प्रपोजल फॉर्म के रिस्क को असेस करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑप्शन नंबर बी, अंडर राइटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम पेनल्टी इरडाई कैन इम्पोज्ड ऑन एन एनी इंश्योरेंस कंपनी इज। इरडाई एक इंश्योरेंस कंपनी पे मैक्सिमम पेनल्टी कितनी इंपोज कर सकती है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, 25 करोड़। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर विच सर्कमस्टांसेस शैल ऑटोमेटिकली कैंसिल अ नॉमिनेशन। अब देखो इनको क्वेश्चन फ्रेम करना नहीं आया ढंग से, पर क्वेश्चन बोलता क्या है मैं वो समझा देता हूं आपको, कि ऐसी कौन सी सर्कमस्टांसेस है जिसके तहत आपने जो पॉलिसी में नॉमिनेशन कराई है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। तो ऐसा कब होता है, असाइनमेंट के टाइम में, यानी कि ऑप्शन नंबर है असाइनमेंट। अब देखो असाइनमेंट में भी एक चीज है, असाइनमेंट दो टाइप की होती है, या तो वो होती है एक पर्सन के नाम, अब अपनी पॉलिसी एक पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हो, या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम। ठीक है, जब आपने लोन लेना हो, अगर आप कर रहे हो असाइनमेंट पर्सन के फेवर में, ठीक है, तब तो आपकी नॉमिनेशन पूरी तरह कैंसिल हो जाती है। पर अगर आप कर रहे हो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के फेवर में, तब आपकी पॉलिसी कैंसिल नहीं होती नॉमिनेशन, पर वहां पे क्या होता है, उसकी वेटेज कम हो जाती है। मतलब सपोज ये पर्सन है और इसकी पॉलिसी इसने अपने कर दी साइन बैंक को और बदले में ले लिया 10 लाख का लोन, और इसकी पॉलिसी में क्या था कि अगर डेथ हो जाती है या मैच्योरिटी हो जाती है तो वैल्यू मिलेगी 15 लाख रुपए। ठीक है, अब क्या हुआ, बीच में इसकी डेथ हो गई, तो जो इसकी नॉमिनी होगी पॉलिसी को, क्या उसको 15 लाख रुपए मिलेंगे, नहीं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले बैंक अपने 10 लाख रुपए वसूलेगा, फिर जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो जाएगा नॉमिनी के पास। ठीक है, तो बैंक के केस में नॉमिनेशन कैंसिल नहीं होती, उसकी वेटेज कम हो जाती है। पर अगर आप पर्सन को असाइनमेंट कर रहे हो, ठीक है, पर्सन के लिए असाइन कर रहे हो, पॉलिसी ट्रांसफर कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, आपकी नॉमिनेशन पूरी तरह कैंसिल हो जाती है। ठीक है, और देखो यहाँ पे एक चीज और है, असाइनमेंट कौन से सेक्शन में मेंशन है, सेक्शन 38 इंश्योरेंस एक्ट 1938 में। ठीक है, और नॉमिनेशन कौन से सेक्शन में मेंशन है, तो सेक्शन 39 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंडर सेक्शन 34C ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, IRDIA, इरडाई, टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्शन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ दीज डायरेक्टर्स। मतलब कि सेक्शन 34C के तहत इरिडाई किसी भी कंपनी में, इंश्योरेंस कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है, तो उनका टेन्योर कितने टाइम का होगा, तो उनका टेन्योर होगा 3 इयर्स का, और वो टेन्योर क्या कहते हैं, खत्म होने के बाद उसको रीअपॉइंट भी कर सकते हैं, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको, किससे, इरिडाई से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कंपनी रिक्वायर्ड अ पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ रुपीज डैश इन केस ऑफ अ पर्सन कैरिंग ऑन एक्सक्लूसिवली द बिजनेस एज अ री इंश्योरर। मतलब अगर किसी पर्सन को री इंश्योरेंस कंपनी खोलनी है तो उसके पास पेड अप इक्विटी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 200 करोड़। वही अगर उसको लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस कंपनी खोलनी है तो पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना चाहिए उसको, 100 करोड़। ठीक है, और री इंश्योरेंस के लिए 200 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नो इंश्योरर शैल बी रजिस्टर्ड अनलेस ही हैज नेट ओन फंड ऑफ नॉट लेस देन रुपीज। अब देखो ये तो बात होगी पेड अप इक्विटी कैपिटल की, पर नेट ओन फंड की बात करें तो लाइफ हो गया, हेल्थ हो गया, जनरल हो गया या री इंश्योरेंस हो गया, सबके लिए फिक्स है नेट ओन फंड, और वो कितना है, 5,000 करोड़। एक कंपनी के पास नेट ओन फंड कम से कम 5,000 करोड़ होना ही चाहिए, चाहे उसने फिर लाइफ इंश्योरेंस खोलनी हो या हेल्थ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस या री इंश्योरेंस। पर अगर पेड अप इक्विटी कैपिटल की बात करें तो पहले 3 के लिए 100 करोड़ और री इंश्योरेंस के लिए 200 करोड़। तो ये याद रखना और ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी refusing registration may within 30 days from the date on which a copy of the decision is received by him appeal to the। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये समझाता हूँ मैं, मतलब आपको सपोज मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी खोलनी है, ठीक है, और मेरे सब डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, पेड अप इक्विटी कैपिटल भी मैंने मेंटेन किया है, नेट ओन फंड भी मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है, और पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए रजिस्टर करवाना पड़ेगा, कहाँ, अथॉरिटी के पास। अथॉरिटी क्या है, इरिडाई।
पर इडाई मेरे को रजिस्टर करने से मना कर देती है, हालांकि मेरे पास सब कुछ चीज़ फुलफिल कर रही है मेरी, ठीक है, मेरी इंटेंशन भी ठीक है, सब कुछ मेरा पास्ट रिकॉर्ड भी ठीक है, फिर भी इडाई ने मेरे को रजिस्टर करने से मना कर दिया, ठीक है, और मेरे को एक लेटर बना के भेज दिया। तो जिस दिन वो लेटर मिला उस दिन से नेक्स्ट 30 दिन तक मैं इसकी अपील कर सकता हूँ, इस डिसीजन की, जो इडाई का डिसीजन है उसकी मैं अपील कर सकता हूँ। पर कहाँ कर सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सैट। ठीक है, सैट में मैं अपील कर सकता हूँ इस डिसीजन की, ठीक है। और सैट की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल। यहाँ पे मैं कंप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है, इस डिसीजन की, कि भाई ये डिसीजन गलत क्यों आया, मेरे फेवर में क्यों नहीं है, इसकी अपील कर सकता हूँ मैं सैट में। कब कब से, जिस दिन मेरे को लेटर मिला उसके 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एनी person take insurance policy of his assets registered in India from a foreign insurance company without approval of IRDAI, he shall be liable to a penalty which may extend to rupees, ठीक है। मतलब सपोज, मैंने ये, जिसने लेक्चर पढ़ा होगा मैंने समझाया भी था कि एयर इंडिया की कंपनी है, तो उसके क्या है, प्लेन्स है, प्लेन्स कहाँ रजिस्टर्ड है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, और एयर इंडिया ने क्या किया, इन प्लेन्स की जो इंश्योरेंस है वो फॉरेन की किसी इंश्योरेंस कंपनी से करा दी, ठीक है। क्या पहली बात तो ये है कि क्या वो करवा सकती है, पर उसको क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा इरडाई से, ठीक है। अगर वो इरडाई से अप्रूवल ले लेती है तो वो करवा सकती है, पर उसने बिना अप्रूवल के अपने प्लेन्स की इंश्योरेंस फॉरेन कंपनी से करा दी, तो उसमें मैक्सिमम पेनल्टी कितने रुपीस की लग सकती है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 करोड़ की, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं व्हाट इज पेनिट्रेशन रेट इन इंडिया एंड इंडियाज रैंक ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन रेट। तो पेनिट्रेशन रेट निकालते कैसे हम, टोटल प्रीमियम अपॉन जीडीपी ऑफ द कंट्री, ठीक है, ऐसे निकलता है आपका पेनिट्रेशन रेट। तो इंडिया का पेनिट्रेशन रेट कितना है, 4.2%, ठीक है, और इंडिया की रैंक कितनी है ग्लोबली, 20। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर। रैंक 1 कौन है ग्लोबली, ताइवान, ठीक है, रैंक 1 कौन है ग्लोबली, ताइवान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IRDAI has recently allowed banks to tie up with dash number of insurance company under bank assurance, ठीक है। बैंक अश्योरेंस में क्या होता है आपका, जो बैंक है वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करता है उनके प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए। तो IRDAI ने कितने बैंक को कितनी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करने के लिए अलाउ किया है, तो अब किया है टोटल 9 कंपनी के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। पहले बैंक जो है वो 6 कंपनीज के साथ टाई अप कर सकता था, अब कितनी कंपनीज के साथ कर सकता है, 9 कंपनीज के साथ कर सकता है, ठीक है। तो ये था हमारे कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जो हमने रिवीजन के लिए रखे थे। होप आपको वीडियो ठीक लगी होगी और आपकी तैयारी बढ़िया होगी। तो कल बढ़िया सा पेपर करके आना, मिलते हैं आपको कल, टिल देन हैव अ नाइस डे।